हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिल सिंह। आप सभी लोगों को जय श्री श्याम। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, आप लोगों के लिए एक अच्छे से नोट्स बिल्कुल तैयार करके लाए हैं जो पेपर में पूछा जाता है। अगर आप इन नोट्स को एक बार अच्छे से समझ लें तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इस चैप्टर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो पेपर में पूछा जाता है वही वही आप लोगों के लिए इस चैप्टर में हम लेकर आए हैं। तो देखिए कि क्या क्या हम आप लेने के लेके आए हैं। तो अपने यहाँ से क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले लेसन का नाम क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इस सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है तो जिनके गुण नए होते हैं। ठीक है, जिनके गुण क्या होते हैं, नए, यानी कि जिसमें नए पदार्थों का निर्माण हो उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों चीजें मिलकर क्या नए पदार्थ का निर्माण कर रही है। किसका कर रही है निर्माण, जल का निर्माण कर रही है। ऐसे एक एग्जांपल देख लीजिए, ये सोडियम प्लस जल, तो सोडियम और जल मिलकर किस नए पदार्थ का किसका निर्माण कर रहा है, तो किसका, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक में वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें नए गुण बने। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, नया पदार्थ क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। सोडियम और जल मिलकर नया पदार्थ क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने की परिस्थितियां क्या क्या हो, यानी कि किन किन परिस्थितियों में रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। तो तापमान का परिवर्तन, यानी तापमान में परिवर्तन हो तब रासायनिक अभिक्रिया हमारी होगी। गैस का निकलना, जब गैस निकले तब हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी। अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जब अवस्था में किसी चीज की अवस्था, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए तब तब हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी। रंग में परिवर्तन, यानी किसी के कलर में भी परिवर्तन हो जाए, बदल जाना, उसे भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसे साफ क्यों किया जाता है। तो क्वेश्चन देखिए क्यों किया जाता है कि कार्बोनेट की, यानी कि जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट की परत या ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, यानी कि कार्बोनेट की परत या ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, कार्बोनेट तथा ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। अब कार्बोनेट क्या होता है, देखिए मैग्नीशियम रिबन तो क्या होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, तो किससे मिलकर बनता है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रूप में प्राप्त होता है, तो श्वेत पाउडर, यानी कि सफेद पाउडर के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, जब अभिक्रिया होती है तो इसमें चमकदार सफेद आग निकलती है। ठीक है, यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या निकलती है, सफेद चमकदार आग निकलती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न पूछता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाए, जैसे ये सूत्र लिखा है। ठीक है, क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। यही रासायनिक समीकरण हमारा बनकर तैयार, यानी कि किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो उसको सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार फिर से देख लीजिए इसको ऊपर से कि क्या कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण हो तथा जिनके गुण नए हों। जैसे ऑक्सीजन और क्या अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल को बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका इसका जो गुण है अलग है। ठीक है, तो जैसे सोडियम और जल मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, इसका भी क्या गुण नया नया है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के होने की परिस्थितियां क्या क्या हो सकती है, तापमान का परिवर्तन, गैस का निकलना, अवस्था में परिवर्तन तथा रंग में परिवर्तन, ये सब क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होने की परिस्थितियां होती है। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है, तो कार्बोनेट की परत या ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। जैसे Mg+O2, ठीक है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, श्वेत पाउडर होता है। अगला तो फिर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया या सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आगे देखिए, आगे आता है, आगे देखिए
आगे देखो क्या पूछता है कि रासायनिक, क्या पूछता है कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, यानी कि कितने पार्ट होते हैं रासायनिक समीकरण के। रासायनिक समीकरण किसके कितने भाग होते हैं, तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। यानी रासायनिक समीकरण में कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से, एक हमारा अभिकारक होता है और एक हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, अभिकारक कौन होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये देखिए जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो भाग ले रहे हैं रासायनिक, तो यही हमारे क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और उत्पाद जो नया पदार्थ बनता है उसे ही क्या कहते हैं, उत्पाद बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है कि नहीं, यही हमारा क्या है, यानी इधर वाला जो होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बने उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं। कौन से, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, अब देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। आगे देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, यानी कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यही हमारे क्या हैं, अभिकारक है। यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे क्या हैं, यही अभिकारक, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और जल क्या है, ये उत्पाद बना रहा है। ठीक है, ये उत्पाद बन रहा है। ठीक, आगे देखिए अब देखिए उत्पाद किसे कहते हैं, यानी कि उत्पाद किसे कहते हैं, तो उत्पाद वह अभिक्रिया होती है जब एक नया पदार्थ, यानी कि जब अभिक्रिया होती है, जब नया पदार्थ बनता है। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जब अभिक्रिया होती है, जब ये इधर वाला, ये देखिए जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो अभिकारक हो गए, जो इधर वाला यही हमारा उत्पाद हो गया। ठीक है, जो ये वाला पदार्थ यही उत्पाद बनता है। ठीक है, आगे देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित मतलब होता है कि दोनों तरफ का बैलेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब अभिकारक, क्या इसे कहते हैं, इस डिफिनेशन इसकी देखिए, जब अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान भार बराबर हों, यानी कि दोनों तरफ के भार बराबर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इधर देखिए क्या है, कॉपर है और क्या है, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो क्या है इधर, इधर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और हाइड्रोजन है। यानी कि देखो अब देखो इधर देखो H के कितने हैं, दो हो गए, इधर दो H के दो हो गए। ठीक है, इधर Cu कॉपर का एक है, इधर भी कॉपर का एक है, सल्फेट के इधर भी चार है, सल्फेट के इधर भी चार है। यानी कि दोनों तरफ हमारी बैलेंसी क्या है, ये यहाँ पे अभिक्रिया बना लीजिए आप, ये देखें। ठीक है, तो बैलेंसी क्या है, बराबर है। यही हमारा संतुलित रासायनिक है, दोनों के पास बिल्कुल बराबर बराबर चीजें होनी चाहिए। तो इसके पास भी बिल्कुल बराबर चीज है, इसके पास भी बिल्कुल बराबर चीज, यहाँ भी कॉपर का एक है, यहाँ भी कॉपर का है, यहाँ हाइड्रोजन का एक है, यहाँ भी हाइड्रोजन का है, यहाँ सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट SO4 है। ठीक है, तो दोनों यानी कि बराबर है। आगे देखिए, अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे, संतुलित रासायनिक हो गया। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि असंतुलित, इसका उल्टा हो जाता है कि जब अभिकारक तथा उत्पादों के द्रव्यमान बराबर ना हो, यानी कि जब अभिकारक तथा उत्पादों के द्रव्यमान बराबर ना हो, तब हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो H2 प्लस O2 क्या है, H2O। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ हाइड्रोजन के दो, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ कहीं ऑक्सीजन के दो हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। एक बार फिर से ऊपर से देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, देखिए क्या है कि रासायनिक समीकरण कितने भाग होते हैं, तो रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन, अभिकारक तथा उत्पाद। ठीक है, दूसरा देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ठीक है, आगे देखिए तो उत्पाद किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या था, उत्पाद किसे कहते हैं, जब अभिक्रिया होती है तब एक नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी जो ये अभिक्रिया हो रही है इससे जो नया पदार्थ बना है इसे ही क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आगे देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान मतलब होता है भार, यानी कि दोनों का भार बराबर हो, द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, भार कहते हैं। जब बराबर हो उसे ही क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जैसे कॉपर का इधर एक है, इधर भी कॉपर का है, इधर हाइड्रोजन का एक, इधर भी हाइड्रोजन का, इधर SO4 है, इधर भी SO4 है। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब अभिकारक तथा उत्पादों का भार यानी कि द्रव्यमान बराबर ना हो। ठीक है, इधर देखिए H के दो हैं, इधर H के दो हैं, इधर ऑक्सीजन के दो हैं, O2 के दो हैं, इधर कहीं O2 के दो है नहीं है, इसे ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, आगे देखिए
अब देखिए आता है प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रियाओं यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की रासायनिक, तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार। कौन कौन सी होती है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि इसे चाहे संयोजन अभिक्रिया कह लो या योगात्मक अभिक्रिया कह लो। ठीक है, वियोजन या अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, यानी चाहे वियोजन अभिक्रिया पूछे चाहे अपघटन अभिक्रिया, बात एक ही है। ठीक है, फिर होती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फिर होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर होती है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। यानी कि अगर पूछे आपसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ठीक, ये इतने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए सबसे पहले कौन सी आती है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, कौन सी आती है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, संयोजन मतलब दोनों एक चीज। तो संयोजन देखिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या संयोग कर कर एकल उत्पाद का निर्माण करें, उन्हें ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें से दो या दो से अधिक, यानी कि दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक अभिकारक हमने जो बताए थे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि चाहे दो अभिकारक हों या दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, मिलकर या संयोग मतलब मिलना होता है, यानी कि मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी एकल उत्पाद का एकल यानी कि एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बताया था, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, बात एक चाहे इसे संयोजन अभिक्रिया कह लीजिए या संकलन अभिक्रिया कह लीजिए या योगात्मक। अगर आप लोगों से संकलन पूछ रहा है, संकलन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तब भी यही संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं आप। अगर योगात्मक अभिक्रिया करें तब भी आप यही परिभाषा लिख सकते हैं। अगर संयोजन अभिक्रिया करें तो तब यही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या है, देखिए कार्बन क्या करे, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या है, एक नया उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि दो भी पदार्थ ले सकते हैं और दो से अधिक भी अभिकारक ले सकते हैं। तो यानी कि दो अभिकारक मिलकर एक किसका निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण। किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हमने आप लोगों के एग्जाम्पल क्यों दिए हैं, क्योंकि आप लोगों की बुक में पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए आगे देखिए। अब देखिए क्या है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया तो समझ, तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे। अब देखो, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, यानी कि अभिकारक एक हो और जब वह टूट जाए और अधिक पदार्थों का, यानी कि दो भी पदार्थों का निर्माण कर सकता है और दो से अधिक पदार्थों का भी निर्माण कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये देखो यहाँ पर क्या संयोजन अभिक्रिया में क्या था, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ को बना रहे थे। अब यहाँ एक पदार्थ टूटकर नए उत्पाद बनाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये टूटेगी, यानी कि एक अभिकारक जब टूटेगा तो दो पदार्थों में देखो ये बन जाएगा, क्या कार्बन बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, बन रहा कि नहीं, तो यानी कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो तो निर्माण कर ही रहा है, इससे अधिक भी कर सकता है। ठीक, कोई भी वैसे पदार्थ हो सकता है। ठीक है, जैसे क्या है, अभिकारक कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब ये टूट जाती है तो किसमें, कार्बन तथा ऑक्सीजन में बदल जाती है। ठीक है, आप फिर से देख रहे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, देखिए जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया देखिए, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर या उसे हटाकर उसका स्थान ले ले, यानी कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करे या उसे हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसे ही विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे इधर जो लोहा हमारा होता है, ये क्या है, Fe यानी कि आयरन है,
और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। अब देखिए लोहे ने कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लिया, यानी कि लोहा जो होता है ये अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर कम क्रियाशील होती है। ये देखिए ये लोहा जो है, लोहे ने हटाकर, देखो ये Fe और प्लस किसकी अभिक्रिया हो रही है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हो रही है। तो इसने कॉपर सल्फेट को यहाँ से हटा दिया, कॉपर को हटा दिया और उसका स्थान इसने ले लिया। ठीक है, जब कोई अधिक क्रियाशील यानी कि ये ज़्यादा क्रियाशील, जो लोहा है क्रियाशील है अधिक, आयरन क्रियाशील किससे, कॉपर से, यानी कॉपर से कौन अधिक क्रियाशील है, आयरन है। तो कॉपर, आयरन ने कॉपर को हटा दिया और उसका स्थान ले लिया। देखिए क्या हो गया, फेरस सल्फेट बन गया और इधर क्या रह गया, कॉपर, कॉपर अलग चला गया। ठीक, यानी कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित या उसे हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसे ही विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिसे कोई ताकतवर आदमी आए और तुम्हें हटाकर तुम्हारा स्थान ले ले, ठीक है, तुम्हारा घर छीन ले, उसे ही क्या, जैसे इसके पास ये इसका घर था, ठीक है, किसी कॉपर का घर था, लेकिन ये आयरन है, ये इससे ताकतवर है और आयरन आकर यहाँ पर क्या होगा, आयरन ने इसको हटा दिया और क्योंकि अधिक क्रियाशील था, आयरन था, इसीलिए आयरन ने इसका घर ले लिया। क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को इसने हटा दिया। ठीक है, यानी जब कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व आए और उसे हटाकर उसका स्थान ले ले, तो जो लोहा हमारा था ये आयरन था, ये अधिक क्रियाशील था, इसने कॉपर को हटा दिया और इसका स्थान ले लिया, तो ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट। तो विस्थापन एक बार फिर से देख लीजिए, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर या उसे हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, उसके बाद आती है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जब अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ये देखिए आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आयन किसे कहते हैं, इधर देख लीजिए, आयन किसे कहते हैं। आयन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा धनायन तथा ऋणायन। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन पहले समझ लीजिए, आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, प्लस वाला यानी कि धनायन, और एक होता है माइनस वाला निगेटिव यानी कि ऋणायन। ठीक है, आयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। जो धातुओं पर क्या पाए जाते हैं, धनायन पाए जाते हैं। जो धातु होती है उन पर क्या पाए जाते हैं, धनायन पाए जाते हैं, और अधातुओं पर क्या पाए जाते हैं, ऋणायन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऋणायन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है, बेरियम। अब आयन देखिए यहाँ पर देखो क्या है, ये दो आयन यानी कि क्या यहाँ पर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम, ये इधर क्लोराइड किसके पास था, किसके पास था, ठीक है, बेरियम के पास था, तो ये किसके पास चला गया, सोडियम के पास चला गया। ठीक है, और इधर सल्फेट किसके पास था, सोडियम के पास था, तो किसके पास चला गया, बेरियम के पास चला गया। ठीक है, तो इसमें आयनों का यानी कि जो पीछे वाले इनका आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि जिसमें जिनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयन कितने प्रकार के ये होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन, धनायन तथा ऋणायन। और जो धनायन किस पे होते हैं, तो धातुओं पर धनायन होते हैं और तथा अधातुओं पर क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। ठीक है, ऋणायन। आगे देखिए, जैसे क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया हुई तो क्या हो गया, बेरियम सल्फेट बन गया और इधर क्या, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे आता है कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। यानी कि सिंपल भाषा में वो कह दीजिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें एक पदार्थ उपचयित हो तथा दूसरा पदार्थ अपचयित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं,
रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड, क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। जब ये गर्म होता है तो क्या बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है और क्या बन जाता है, जल, यानी कि कॉपर और जल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन था, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ चला गया, जल के, यानी कि O2 के पास है, यानी कि ये ऑक्सीजन क्या हो गया, उपचयित हो गया। ठीक है, यानी कि एक पदार्थ अपचयित तथा दूसरा पदार्थ उपचयित हो गया। ठीक है, यही क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की मात्रा में ह्रास यानी कि कमी हो। यानी कि उपचयन अभिक्रिया को आप क्या लिख सकते हैं, एकदम सिंपल भाषा में से, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि ऑक्सीजन बढ़े और क्या कह रहा है, हाइड्रोजन की मात्रा में ह्रास यानी कमी हो, यानी कि हाइड्रोजन में कमी हो और ऑक्सीजन में वृद्धि हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की मात्रा में ह्रास यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए, क्या है, कॉपर, क्या है, कॉपर है और क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि देखो ऑक्सीजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन में क्या हो रही है, कमी हो रही, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। क्या, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उपचयन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो, इसका उल्टा यानी कि उपचयन का उल्टा हो जाता है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है कि जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास से यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपचयन यानी कि अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बना था, देखो कॉपर ऑक्साइड बना था, अब देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ये टूट कर क्या बन गया, कॉपर प्लस क्या बना, ऑक्सीजन में, यानी कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि ये तो ऑक्सीजन टूट गया है ना, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ टूट के क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो इसे ही उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, देखिए आगे आगे आता है कि रासायनिक समीकरण क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है हीट यानी कि ऊष्मा। ठीक है, हीट यानी कि ऊष्मा। दूसरी होती है ट्रायल विधि, क्या होती है, ट्रायल विधि, यानी कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। कौन कौन विधि होती है, तो अगर आप लोगों से पूछते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन सी विधि होती है, तो एक होती है हीट और दूसरी होती है ट्रायल विधि। ठीक है, अब देखिए ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की, यानी कि ऊष्मा के आधार पर यानी कि हीट के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, देखिए कितने, दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। कौन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आप लोगों की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी पेपर में पूछे थे कि ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन कौन सी होती है। देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए तो वह अभिक्रिया यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, यानी कि इस वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद भी बने और ऊष्मा भी निकले। ठीक है, यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें यानी कि उत्पाद भी बने और ऊष्मा भी निकले। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद भी बने और तथा ऊष्मा भी निकले, उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उत्सर्जन मतलब निकलना। ठीक है, जैसे देखिए कार्बन और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जब मिलेगी तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, उत्पाद भी बना, इसमें से क्या निकल रहा है, ऊष्मा भी निकल रही है। ठीक है, इसे ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ अभिक्रिया में क्या हो, अवशोषण होता है, यानी कि अब ऊष्मा सोख ले, जिसमें ऊष्मा सोख ले। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी उत्पाद भी बने और उसमें ऊष्मा क्या हो,
ऊष्मा का उत्सर्जन ना हो, यानी कि ऊष्मा सोख ले। जैसे देखिए क्या है, एजी क्लोराइड यानी कि क्या, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। एजी क्लोराइड क्या बना है, सूर्य के प्रकाश में क्या बनेगा, एजी प्लस क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, ठीक, क्लोरीन के क्या है, इसमें ऊष्मा का, उसमें ऊष्मा भी लगती है, क्या लगती है, ऊष्मा भी लगती है, यानी कि ऊष्मा का इसमें इसमें उत्सर्जन नहीं होगा, इसे उसमें, ठीक है, यानी कि ऊष्मा को सोखेगा, इसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी और इसमें ऊष्मा ग्रहण करेगा, ठीक है। यही तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण यानी कि ऊष्मा ग्रहण की जाए, उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे प्रश्न पूछता है श्वसन, यानी कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यानी कि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ये, यानी कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए तो यानी कि इसके क्या उदाहरण के, ब्रेड, चावल, आलू, मटर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि जो ब्रेड और चावल और आलू यानी कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं, ये ब्रेड, चावल, आलू आदि में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जब, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि जब, अब ब्रेड हम लोग खाते हैं, आलू भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, आदि में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है, देखिएगा। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन में मिलता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसीलिए देखिए, अब क्यों, यानी कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यानी जब हम ब्रेड तथा चावल तथा आलू आदि कुछ खाते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। और जब जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलेगा, क्या बनेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे ही, अब जिसमें ऊर्जा उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए उस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आप लोगों को आगे देखिए, जैसे ये क्या है, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है, क्या है, C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भाई गैस बनती है हमारे शरीर में, बनती है जब हम लोग श्वसन को बाहर छोड़ते हैं तो क्या निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है, जल, जब जल मिलेगा और ऊष्मा भी इसमें निकलेगी, क्या निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी, ठीक है। अब आगे देखिए, क्या, बिना बुझा चूना, यानी कि बिना बुझा चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना में कैसे बदलते हैं, यानी कि बुझे हुए चूने को, बिना बुझा हुआ चूने को बुझे हुए चूने में कैसे परिवर्तित यानी कि बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, बिना बुझा चूना ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है। इसको जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्या, बुझा हुआ चूना बन गया, ठीक है। क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया, क्या बन गया, CaOH का होल टाई बन गया, ठीक है। यानी कि बिना बुझा चूना को हम बुझा हुए चूने में कैसे परिवर्तित, बिना बुझा चूना की जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, यानी कि जल के साथ अपक्रिया करा दे तो क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। और क्या होती है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है, इसमें क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कि बिना बुझा कैसे, बिना बुझा से बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त होगा, तो यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा चूना की जल के साथ अपक्रिया करा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए, कह रहा है वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया हमारी होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले क्या होती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, फिर विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, फिर प्रकाशीय वियोजन, यानी कि ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया हो, विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया हो और प्रकाश के द्वारा वियोजन अभिक्रिया हो, ठीक है। अब देखिए, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा हो, यानी कि हीट के द्वारा हो, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा यानी कि हीट के द्वारा हो। जैसे देखिए, क्या है, फेरस सल्फेट, क्या है, फेरस सल्फेट की जब हीट यानी कि गर्म किया जाता है, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड। और क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बन जाता है, ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर
ट्राई ऑक्साइड, यानी कि 3 चीजें बनती हैं, ठीक है। यानी कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, यानी कि जब जब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अगर उस आप लोगों के पेपर में आ जाए कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण उत्पन्न हो उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अगर एग्जाम्पल आ जाए तो कैसे, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण होती है, जैसे फेरस सल्फेट का जब यानी कि गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये सब आप लोगों की किताब में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये सब आप लोगों के किताब का है, सब आप लोगों के किताब का है। आप इसमें देख लीजिए, बिल्कुल ये जो एक्टिविटी है आप लोगों की दी है सब किताब की दी है, ठीक है, यही सब इसमें लिखा। एक इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्या है, जब कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब यानी कि सब वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं, ठीक। जब कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 गैस बनती है, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। जब अभिक्रिया विद्युत के कारण उत्पन्न हो, यानी कि जब क्रिया विद्युत यानी लाइट के द्वारा उत्पन्न हो उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए H2 क्या है, जल। अब जल में अगर विद्युत यानी कि लाइट छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होगा, ठीक है। इसे ही विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, यानी कि जब सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के कारण हो तो क्या होता है, जैसे AgBr यानी क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो क्या ये सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगा, Ag यानी सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। यही होती है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य प्रकाश के कारण हो तो क्या हो जाए, AgBr है तो क्या हो जाए, Ag तथा Br में परिवर्तित हो जाएगी। आगे देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया, अगर आप लोगों को ये भी बहुत पूछा जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किससे कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप, यानी कि अवक्षेप किसे कहते हैं, अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप होता है, जो अघुलनशील है कि कोई अघुलनशील पदार्थ का निर्माण, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जो अघुलनशील हो, यानी कि अघुलन जो घुले ना, ठीक है, उसे ही अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए कैसे, जैसे क्या है, सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम क्लोराइड और क्या बेरियम सल्फेट, यही हमारा अवक्षेप है। ये बेरियम सल्फेट है जो अघुलनशील होता है, क्या होता है, अघुलनशील होता है, यही अवक्षेप हमारा है। तो अवक्षेप इसमें क्या प्राप्त हुआ, यानी कि अघुलनशील पदार्थ कौन सा प्राप्त हुआ, तो बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे देखिए, एक और देखिए, क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, सफेद पाउडर होता है, ये भी एक अघुलनशील पदार्थ होता है, ठीक। अवक्षेप, ये अवक्षेप किसे कहते हैं, तो ये भी एक क्या होता है। अब देखिए अवक्षेप किसे कहते हैं, देख लीजिए अवक्षेप किसे कहते हैं, एक साधारण सी हमने परिभाषा भी इसीलिए आप लोगों की, अगर अवक्षेप आप लोगों को नहीं पता तो वह पदार्थ जो पानी में घुल नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, ठीक। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप यानी कि अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो, यानी कि वह पदार्थ प्राप्त हो जो पानी में ना घुले, उसे ही हम क्या कहते हैं, अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। जैसे सोडियम और सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड की अगर अभिक्रिया होगी तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, ये तो पानी में घुल जाएगा, पर बेरियम सल्फेट ये ऐसा पदार्थ, यही अवक्षेप होगा जो पानी में घुलता नहीं है। एक क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये भी पानी में घुलता नहीं है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखो क्या कह रहा है, देखिए आगे क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए कि जब, क्या कह रहा है, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4 के साथ अभिक्रिया हो तो क्या होता है, यानी कि जब जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, तो क्या होता है, जब जिंक यानी कि Zn को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि जब जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन, यानी कि जिंक की जब H2SO यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना चूना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और फिर बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, तो देखिए ये लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए बिना बुझा हुआ चूना को जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त हुआ। अब आप लोगों को बता चुके हैं कि जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। यानी कि जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, प्लस ऊष्मा भी प्राप्त होगी। आगे देखिए रासायनिक समीकरण को ज़्यादा अच्छा से बना सकते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण को हम ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं, यानी कि ऐसा बनाएं कि एग्जामिनर जब देखे तो एकदम बिल्कुल अच्छा लगे। तो कैसे बना सकते हैं, जैसे देखिए क्या भौतिक अवस्था हो तो ठीक है, जब रासायनिक समीकरण को ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं, जब भौतिक अवस्था हो तब कैसे बना सकते हैं, ठोस, यानी कि ठोस को क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ठीक है, द्रव को क्या लिख सकते हैं हम, यल लिख सकते हैं। गैस को क्या अब लिख सकते हैं, गैस लिख सकते हैं। इससे हमारा रासायनिक समीकरण है जो अच्छा प्रतीत यानी कि अच्छा दिखेगा। ठीक है, जैसे देखिए जैसे जलीय विलयन हो तब, जब जलीय विलयन हो तब क्या हो, जलीय विलयन हो तो क्या हो रहा है, जैसे कार्बन क्या हमारा हो गया, ये पदार्थ हो गया। ठीक है, सॉलिड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक धातु हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी क्या हो गई, ये गैस हो गई। ठीक, गैस हो गई। ठीक है, और ये देखो जो पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, गैस। इससे ऐसे हम लिख के क्या हो सकता है, रासायनिक समीकरण को हम अच्छा यानी कि दिखने में अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब देखिए अभिक्रिया होने की कौन कौन सी परिस्थितियां होती है। अभी हम लोगों को बता सके कि जब अभिक्रिया होती है तो किन किन परिस्थितियों में अभिक्रिया होती है, कौन कौन सी होती है। एक सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, यानी कि अभिक्रिया जब अभिक्रिया कराई जाए तो कौन कौन सी स्थिति होनी चाहिए। स्थिति यानी कि कौन किस किस स्थिति में अभिक्रिया हो सकती है, तो कौन से, एक सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो सकती है, जब ऊष्मा हो तब अभिक्रिया हो सकती है, जब दाब पड़े तब अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, जब उत्प्रेरक हो तब अभिक्रिया हो सकती है, और तापमान हो तब अभिक्रिया हो सकती है। ये आप लोगों को पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि अभिक्रिया होने की कौन कौन सी स्थिति होती है। आगे देखिए आगे देखो क्या कहता है, आप लोगों को एकदम बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को समझाएंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप पेपर में कुछ भी छोड़कर ना आए, एकदम ऐसे ही नए नए पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए आगे आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मार्बल चाक या चूना पत्थर, यानी कि तीनों को एक ही चीज कहा जाता है। चाहे मार्बल यानी कि जो पत्थर से होते हैं, टाइल जो होते हैं, चाक और चूना पत्थर, अंडे का छिलका, इन सभी का रासायनिक नाम बताइए। यानी आप लोगों से पूछा जाए कि मार्बल का रासायनिक नाम, या चाक का रासायनिक नाम, या चूना पत्थर का रासायनिक नाम, या जो अंडे का जो छिक्कर होता है व्हाइट व्हाइट, या उसका नाम, इन सभी का रासायनिक नाम बताइए, तो क्या बताएंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बताएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि इन सभी का नाम, रासायनिक नाम एक ही होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यानी कि मार्बल हो या चाक हो या चूना पत्थर हो या अंडे का छिलका हो, किसी का भी नाम पूछे तो आप क्या बताएंगे, रासायनिक क्या बताएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए सफेदी या पुट्टी, यानी कि जो आप लोगों के घर में सफेदी नहीं, जो पुट्टी होती है जिससे घर चमकदार बनता है, उसे क्या कैसे बनता है, ठीक क्या बनता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो पाउडर होता है बिना बुझा चूना। ठीक है, जब जल के साथ इसकी अपक्रिया करते तो क्या प्राप्त होता है, पहले बिना बुझा प्राप्त होता है, बिना बुझा चूना प्राप्त होता है। ठीक है, अब जब बिना बुझा चूना की हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और जल। ठीक है, जल प्राप्त होता है। यानी कि जब सफेद यानी कि जब हम लोग अपने घर में क्या कराते हैं, पुट्टी कराते हैं, तो क्या पहले सबसे पहले क्या होता है, जब क्या होता है, बिना बुझा चूना, यानी कि बिना बुझा चूना को जल में मिलाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें जब जल में उसको घोला जाता है तो क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। जब बिना बुझा चूल्हा में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, यानी कि जब उसको हम दीवार पे लगाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण में होती है, वो मिट्टी के साथ मिलती है तो क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें जल भी बना देती है। और जल तो जब सूख जाता है तो घर एकदम बिल्कुल व्हाइट व्हाइट यानी कि सफेद संगमरमर की तरह दिखाई देने लगता है। इसे ही क्या, यही होता है सफेद या पुट्टी। आगे देखिए क्या कहता है,
देखिए यही तो कह रहा है कि जब क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जल बाष्पीकरण यानी कि बाष्पीकृत होने के बाद दीवारों पर चमक आने लगती है, यानी कि जब कैल्शियम, देखिए क्या है, जब कैल्शियम जो बिना बुझा जुझा प्राप्त हुआ है, जब इसको दीवार में कार्बन डाइऑक्साइड जब दीवार में लगाएंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जो होती है तो मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। और जब कैल्शियम कार्बोनेट ये दीवार पर लगेगा और जल जो है, जो जल होता है वो तो बाद धीरे धीरे सूख जाएगा, बाष्पीकृत हो जाएगा, तो क्या हो, दीवार जो होती है चमकदार दिखने लगती है, चमकदार दिखने लगती है। आगे देखिए, जब कोयले का दहन होता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जब कोयले का दहन होता है तो क्या होता है, यानी कि जब पूछा जाता है जब कोयले का दहन होता है तो क्या होता है। ये कोयला क्या है, कार्बन, कार्बन यही कोयला है, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनता है, CO2 बनता है प्राप्त, यानी कि जब कोयला जलता है तो क्या बनती है, CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, ठीक है। कोयला क्या है, यही कार्बन हमारे सी, यही कोयला है, ठीक है। कोयले दहन मतलब जलना, जब कोयला जलता है तो क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, ठीक है। C+O2 की जब अपक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जब कोयला यानी कि कोयला, ये देखो देखिए कोयला C, ये सब लिख दिया आप लोगों के लिए कि जब कोयला यानी कि C जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सिंपल, ठीक है। आगे देखिए, प्राकृतिक गैस यानी कि प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कोई भी प्राकृतिक गैस, जैसे मेथेन ले लीजिए, ठीक है। मेथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, ठीक, क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। देखिए जब मेथेन गैस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, यानी कि कोई भी अगर आपसे पूछे प्राकृतिक गैस यानी कि मेथेन जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगी तो क्या प्राप्त होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, ठीक है। जल का निर्माण कैसे होता है, यानी कि जल का निर्माण कैसे होता है, देखिए जल का निर्माण कैसे होता है। अभी आप लोगों को जब हाइड्रोजन और क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे, जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो जल बनता है। ये आप लोगों को तो पहले ही हम बता चुके हैं कि जब हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कि जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जल हमारा प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि जल का निर्माण कैसे होता है, जब हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस मिलती है तब जल का निर्माण होता है। आप लोगों को एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे, एकदम आप लोग बस बने रहिए, एकदम डिटेल, ऐसे ही आप लोगों के नोट्स लेके आएंगे जो आप लोगों पढ़ने की एकदम बस समझ जाएं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाएंगे। बस यही सब कुछ पेपर में बिल्कुल आप लोगों को दिया हुआ, अगर आप लोग इसको अच्छे से एक बार तैयारी कर लें तो आप लोगों का पेपर में छूट नहीं सकता है। ऐसे ही आप लोगों के नोट्स बना, आप देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। अगर आप लोगों से पूछ दे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि ऊष्मा, यही हीट यानी कि गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो क्या प्राप्त होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, ठीक है। आगे देखिए, जब क्या हो, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप लोगों की ये अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पेपर में हर साल पूछी जाती हैं कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आप ऐसे आप लोगों को बताएं, यानी कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्योंकि NO2, ठीक है, और क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखिए, जब फेरस यानी कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यानी कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और क्या पता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त। इसे अभी आप लोगों को पहले हम पढ़ा चुके हैं, यही वाला एग्जाम्पल, ठीक है, कि यानी कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करते ही हम पढ़ा चुके हैं आपको लोगों को, किसमें पढ़ा है आप लोगों, सोचिए, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट को गर्म करते फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब देखिए फेरस सल्फेट का रंग आप लोगों से पूछ रहे, फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, कैसा होता है, फेरस जो सल्फेट होता है वो इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, इसका फेरिक ऑक्साइड का रंग लाल भूरा हो जाता है, यानी कि लाल हो जाता है हल्का और भूरा भी हो जाता है, ठीक है। अब फेरस सल्फेट की अभिक्रिया में सल्फर के जलने
की गंध आती है। यानी जब फेरस सल्फेट की अभिक्रिया होती है तो किसके जलने की गंध आती है? ये जो सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड के जलने की गंध आती है। ठीक है, आगे देखिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी जब श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है तो कौन सी अभिक्रिया? श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जब फोटोग्राफी होती है यानी कि तो कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी कौन सी होती है? AgBr, ये भी अभी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होती है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसके? तो क्या बनता है? Ag बनता है, अब ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? ब्रोमाइड बनता है। यानी कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि श्याम श्वेत या फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में? AgBr, यानी कि AgBr को जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सिल्वर प्राप्त होता है और ब्रोमाइड प्राप्त होता है हमारा। ठीक है, ठीक है। जैसे अब जब AgCl, दूसरी एक अभिक्रिया होती है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के सूर्य के प्रकाश में, तो क्या प्राप्त होता है? सिल्वर प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही 2023 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कौन सी होती है? AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड की को जब अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश में तो कौन प्राप्त होता है? सिल्वर और ब्रोमाइड प्राप्त होती है। AgCl की जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करते हैं क्या कहते हैं? सिल्वर, और क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए आप लोगों के लिए आगे क्या है, देखिए आगे क्या कह रहा है? अभिक्रिया से पहले, यानी कि अभिक्रिया से पहले कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? जब अभिक्रिया नहीं होती है, यानी कि जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया ना कराई जाए, यानी कि जब किसी के साथ कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया ना कराई जाए उससे पहले कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? नीला होता है। अगर आपसे पूछे कि अभिक्रिया से पहले यानी कि अभिक्रिया होने से पहले कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है तो आप बता देंगे कि नीला होता है। ठीक है, फिर पूछे अभिक्रिया होने के बाद यानी कि अभिक्रिया के बाद कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? मलिन, यानी कि मिट्टी के जैसा हो जाता है। अगर आप लोगों से पेपर में पूछते कि अभिक्रिया होने से पहले कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है तो नीला होता है, अभिक्रिया के बाद कैसा होता है तो मलिन होता है। आगे देखिए क्या कहता है? Fe यानी कि आयरन का रंग अभिक्रिया के बाद कैसा हो जाता है? यानी कि जब लोहे का जो रंग अभिक्रिया के बाद कैसा हो जाता है तो कैसा होता था? भूरा हो जाता है। देखिए यहाँ पे भूरा है, भूरा भूरा हो जाता है। ठीक है, ठीक, भूरा हो जाता है। कैसा होता था? भूरा हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जब फिर यानी कि Fe यानी कि आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? फेरस सल्फेट प्राप्त होता है। कॉपर अलग विस्थापित, यानी यही इसे अभी आप लोगों को पढ़ा है विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? तो ये क्या है? आयरन जो है अधिक क्रियाशील है, इसने कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लिया तो क्या बन गई? विस्थापन अभिक्रिया बन गई। आगे देखिए, रासायनिक समीकरण अब आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है अभी हम आप लोगों को पहले बता सके कि दोनों तरफ रासायनिक समीकरण को तभी संतुलित किया जा सकता है जब दोनों तरफ बैलेंसी बराबर हो। जैसे देखिए यहाँ H2 है, यहाँ O2, यानी कि 2 यानी कि H के कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ कितने हो गए? देखो 2 की गुणा 2 2 दूना 4, तो H के भी 4 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। ये हमारा क्या हो गया? ये दो बैलेंसी हो गए। इधर देखिए AgCl2, तो यहाँ देखो Ag के भी 2 हैं और इसकी 2 अगर 2 में गुणा हो गए तो कितने? 2 Cl2 के, तो Ag के भी तो 2 हो गए और Cl2 के भी 2 हो गए। ठीक है, ये ऐसे ही क्या होती है? बैलेंसी बराबर होती है। ऐसे देखिए इधर क्या है? Mg प्लस O2, ठीक, क्या होगा? 2Mg, इधर 2Mg है और इधर O से गुणा तो 2 के भी हो जाएंगे। यही हमारी क्या हो गई? बैलेंसी हो गई। जैसे देखिए क्या हमने ले लिया? Mg क्या ले लिया? Mg प्लस O2 हमने ले लिया, क्या ले लिया? इधर अब क्या बन गया? MgO। ठीक है, अब देखिए MgO इधर M का कितना? 1 है, इधर भी 1 है। इधर ऑक्सीजन के कितने? 2 हैं। हमें अगर ऑक्सीजन का 2 करना है तो यहाँ पे भाई 2 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 से गुणा कर दी, तो अगर 2 से अब इधर M के 2 बन गए, G के भी ऐसे बन गए, तो यहाँ से कर दी। ऐसे ही यही हमारी बैलेंसी होती है। ऐसे देखिए कॉपर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अरे देखिए इधर ऑक्सीजन के 2 हैं और इधर भी इधर कॉपर के 2, इधर भी कॉपर के 2, इसके गुणा 2 में, तो ये भी हो जाएगा। आगे देखिए
जैसे H2O है, H2O तो हाइड्रोजन के दो दो इधर चार हो गए, इधर भी दो से कर दो चार, इधर हाइड्रोजन के भी ऑक्सीजन के भी दो हो गए। इधर देखिए सोडियम सल्फेट है, अब बेरियम क्लोराइड है, तो क्या बेरियम सल्फेट हो गया, इधर ये सल्फेट इधर बी, ये इधर यहाँ पे आ गया, अब सल्फेट तो है था ही, सोडियम Na2 इधर आ गया, अब Cl2 ये था ही, ठीक है। इधर ये क्या है ग्लूकोज C6H12O6, और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का O2 यानी कि ऑक्सीजन है, क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, फिर क्या बन गया जल बन गया। 6 आगे देखिए कॉपर है, कॉपर प्लस H2SO4, ठीक है, इसने इसका स्थान परिवर्तित कॉपर सल्फेट हो गया प्लस H2SO। इसी तरह से हमारी क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है। हम आप लोगों से आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोगों के लिए हम नोट्स लेकर आएंगे। ये पहला नोट्स है, इसके बाद आप लोगों के दूसरा चैप्टर का नोट्स लेकर आएंगे। बस आप सभी लोग बने रहिए। अगर आप लोगों के कोई भी इसमें मिस्टेक लगी हो, अगर कुछ भी समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आए। आप सभी लोगों को जय श्री श्याम।